नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कुल 25 MCQ जो कि आपके आगामी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? यानी वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये होता है प्रतिरोध का। किसका? तो प्रतिरोध का। ओम के नियम के अनुसार R इजकल टू V बाय आई, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इज इक्वल टू IR। इसलिए वोल्ट बाय एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक है, जिसे ओम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? यानी जब एक सेल का विस्फोट होता है तो वह कई अलग अलग दिशाओं में उड़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या चीज संरक्षित रहता है? तो संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। विस्फोट जैसी घटनाओं में बाहरी बल शून्य माना जाता है। विस्फोट जैसी घटनाओं में बाहरी बल जो होता है वह शून्य माना जाता है। इसलिए संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है अधिकतम निर्वात में होती है। किसमें? तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात यानी वैक्यूम में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। माध्यम में घनत्व बढ़ने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और माध्यम में जब घनत्व बढ़ता है तो प्रकाश की चाल भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी क्या बदल जाती है? यानी जब प्रकाश जो होती है जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। यानी कि मान के चलिए ये जल है, ये मीडियम है और ये एयर है। यानी जल से होते हुए जब हवा में आती है तो ये जो होती है क्या होती है? तो ये इसकी क्या बदल जाती है? तो चाल जो होती है वो बदल जाती है। क्या होती है? चाल जो होती है वो बदल जाती है। इसमें तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो चाल ही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वह समान रहती है, जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से चाल सही विकल्प प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वह बैंगनी रंग होता है। यानी हम लोग याद करते हैं विब ग्योर। इसमें जो वायलेट कलर होता है यानी बैंगनी रंग होता है उसका विचलन सर्वाधिक होता है, और रेड कलर होता है यानी लाल रंग होता है उसका विचलन जो होता है वो सर्वाधिक कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपवर्तन के कारण इसका विचलन यानी डेविएशन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। वहीं लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं
तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तो इसके लिए होता है 1/r इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं 1/9 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/9। जब एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा एलसीएम 9 आएगा और यह आ जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि मेरा आंसर आएगा 3/9 और इधर 1/r इक्विवेलेंट। तो ये जब कट जाएगा तो ये 3 यानी इसका आंसर जो होगा ये पलट जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर 3 ओम, यानी क्या आंसर आएगा तो 3 ओम आएगा। अगला प्रश्न है एक परिणाम या एक परिणामित्र दैट मीन्स ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो पटलित यानी लेमिनेटेड क्यों करते हैं, यानी एक ट्रांसफार्मर का कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ताकि इससे भंवर धारा हानि को कम करने में मदद मिले। किसके लिए, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धाराओं यानी कि एडी करंट्स के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को रोकने के लिए कोर को पटलित यानी लेमिनेटेड किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किए थे। कब, तो 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो यह है एंड्रोलॉजी। यानी एंड्रोलॉजी वह शाखा है जिसमें शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा से संबंधित पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी जो होता है वो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषकर प्रजनन प्रणाली और मूत्र संबंधी समस्याओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY इनके बीच क्या अंतर है, यानी XY जो है इनके बीच क्या अंतर है, तो X गुणसूत्र जो होता है वो बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र जो होता है वह छोटा होता है। X गुणसूत्र बड़ा और Y गुणसूत्र छोटा होता है। आकार में X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से काफी बड़ा होता है और इसमें जीनों की संख्या भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है, यानी भोजन नली के दीवारों का संकुचन और प्रसरण की गति को कर्माकुंचन गति कहा जाता है। कौन सी गति, तो कर्माकुंचन गति कहा जाता है। भोजन नली यानी फूड पाइप या एसोफेगस में भोजन को नीचे धकेलने के लिए मांसपेशियों में होने वाली लयबद्ध गति को कर्माकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। अगला प्रश्न है डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, तो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या होती है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिकाओं यानी किडनी ट्यूबल्स और लार ग्रंथियों की नली के अस्तर का निर्माण करता है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है।
फैलोपियन ट्यूब वह नली है जो अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन भी यही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? कौन सी जो बीमारी है वो जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है वो जीवाणुओं के कारण होती है, और ये तीनों बड़ी माता, रेबीज और एड्स, ये जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं, यानी विषाणु के कारण होते हैं। एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित रोग है जो बैसिलस एंथ्राइसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? तो बैसिलस एंथ्राइसिस नामक बैक्टीरिया से होते हैं, और अन्य तीनों जो हैं वो विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित लवक है? यानी एक कोशिकीय हरित लवक जो है वो कौन सा है? तो क्लेमाइडोमोनास जो है यह एक कोशिकीय हरित लवक है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर हरित लवक है। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय यानी फिलामेंटस होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो खाद्य को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। कहाँ? तो कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। बीजपत्र या कोटिलेडोन में बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में या फूल में पुष्प योनि है। पुष्प योनि कौन होता है? तो मादा जनन तंत्र जो होता है वो पुष्प योनि है। पुष्प में पुष्प योनि जायांग मादा जनन अंग होता है। कौन सा? तो जायांग जो होता है वो मादा जनन अंग होता है। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीने वाली ग्रंथियां जो होती है वो मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है। श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड मानव शरीर की त्वचा यानी स्किन में पाई जाती है, जो तापमान नियमन या तापमान नियंत्रण में मदद करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में सर्वाधिक होता है। ठोस में सर्वाधिक यानी सॉलिड में जो होता है सर्वाधिक, उसके बाद आपका आ जाता है वाटर में यानी लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। उसके बाद लिक्विड के बाद आ जाता है गैस में। किसमें? तो गैस में, यानी सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर उसके बाद कम उससे लिक्विड, और सबसे कम जो होता है वो गैस में आकर्षण बल कम होता है। ठोस पदार्थों में कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। पहले हम लोग इसका आणविक द्रव्यमान फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस सल्फर का 16 दूना 32, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुना 8 दूना 16, यानी कि तो कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, यानी कुल मिला के इसका अगर हम लोग ऐड करते हैं, किसको? 2, 32 और 64 को ऐड करते हैं तो इसका योगफल होता है 98 होता है। 98 जो इसका आ गया क्या? तो आणविक द्रव्यमान आ गया। उसके बाद हमको मोल निकालना है
तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 25 और इसका आणविक द्रव्यमान जो आया है वो 98 है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 0.255 के करीब आंसर आएगा, यानी आंसर जो होगा वो डी आएगा। अगला प्रश्न है पानी के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? तो पानी के 5 कितना पूछा गया है, पानी के जो होते हैं वो 5 अणुओं का द्रव्यमान है। तो पानी के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 होता है। कितना होता है? तो 18 होता है। तो इसमें 5 है तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 यूनिट हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, यानी सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक और बिस्मथ की जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बराबर होती है। आर्सेनिक और बिस्मथ जो है दोनों आवर्त सारणी के समूह 15 यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, इसलिए इनके संयोजी कोष जो आउटर ऑर्बिट होते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है N2 के अणुओं में डैश होता है। तो N2 के अणुओं में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखेंगे यहाँ तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है? 13 बंध होता है। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो पीएच पेपर को नीला कौन करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पीएच पेपर को नीला करता है। यानी हम लोग याद रखेंगे ABC, यानी एसिड जो होता है वो ब्लू पेपर को क्या करता है? रेड करता है। क्या करता है? रेड करता है। क्षार यानी बेस जो होता है ना, लाल लिटमस यानी पीएच पेपर को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एक प्रबल क्षार है और अन्य सभी जो है अम्लीय हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होता है ना वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है, और जो पदार्थ सीधे गैस में बदल जाती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @झार शिक्षा @8271 टेलीग्राम में सर्च करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट PDF और वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं खोज पाइएगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके इम्पोर्टेंट PDF ले सकते हैं। आप लोग इस वीडियो में अगर 100 लाइक्स अगर आता है तो जितने भी अभी तक उत्पाद सिपाही के लिए क्लासेस लिया गया है या वीडियो अपलोड किया गया है उन सभी का PDF जो है आपको टेलीग्राम में दे दिया जाए। किसमें? तो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और 100 लाइक्स कम से कम, कितना? तो कम से कम 100 लाइक्स आता है तो इस सभी वीडियो का आपको PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।